हाय एवरीवन। तो आज बात करेंगे वेलिएंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की। और वेलिएंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के ऊपर काफी लोगों के क्वेश्चंस हैं कि स्टॉक में करना क्या चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को ये स्टॉक जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह नजर आता है। अपॉर्चुनिटी इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक आप देख रहे हो यहाँ पे लगभग 1900 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, और 1900 के लेवल के बाद में आज ये 460 के लेवल पे आपको मिल रहा है। अगर यहाँ से मैं आपको अपसाइड दिखाऊं तो लगभग स्टॉक के अंदर हम यहाँ पे 300% बना सकते हैं अगर ये अपने ऑल टाइम हाई तक जाए। और अगर जिन लोगों ने ऊपर खरीदा है उनकी प्रॉब्लम के बारे में बताऊं तो वो थोड़ी ज्यादा दुखदेही है। यहाँ से आप देखोगे तो वो जो वेल्थ है लगभग 75% डिस्ट्रॉय हो गई है, और किसी ने अगर यहाँ के नीचे भी खरीदा है तो वो भी 73-70% के आसपास जो है लॉस इसके अंदर कर रहा है अभी। तो नेट नेट सारे एंगल देखेंगे कि क्या ये बॉटम फिश करना चाहिए, क्या जो लोग ऊपर खरीद के बैठे हैं या उनको बेच के निकल जाना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। हम तीनों चारों पर्सपेक्टिव देखेंगे, कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल को डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनके फाइनेंशियल्स को देखेंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। और इस वीडियो में आपको लर्निंग भी काफी मिलेगी। अगर आप कुछ सीख लोगे तो हो सकता है वो लर्निंग आपको आगे जाकर के इसका इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आपको आगे जाकर दूसरी कंपनी अगर आप एनालाइज करो तो आपको जरूर उसमें हेल्प होगी। तो ये जो कंपनी है बेसिकली केमिकल बनाती है, और केमिकल भी देख सकते हो की केमिस्ट्री, जो मेन केमिस्ट्री जिसके अंदर ये लोग काम करते हैं, क्लोरोनाइजेशन, हाइड्रोनाइजेशन, और बाकी ये नाम इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, आप देख सकते हो। जो रेवेन्यू इनका ब्रेकअप है, जो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि फार्मास्यूटिकल के अंदर ये कंपनी 31% रेवेन्यू करती है, स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर 3%, एग्रो केमिकल में 25%, डाइज एंड पिगमेंट्स में 41%। तो काफी डाइवर्सिफाइड इनका एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो इनका केमिकल पोर्टफोलियो है, जो अलग अलग सेक्टर को डील करता है। फॉर एग्जाम्पल डाइज एंड पिगमेंट्स जो है ये यूज होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयों के अंदर जो केमिकल यूज होता है, और एग्रीकल्चर के अंदर जो यूज होता है फर्टिलाइजर में, ठीक है। तो ये एक अच्छा पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाइड है। तो आई होप आपको इनके बिजनेस का एक आइडिया लग गया होगा किस तरीके के केमिकल्स ये कंपनी बनाती है। वो सारी चीजें देखो उन्होंने यहाँ बता रखी है। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, और फाइनेंशियल्स में अगर नजर डालें तो इनकी जो मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप कंपनी है। ये एक 1300 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक पी 16.6 का है, थोड़ा सा भी नीचे की तरफ है, बिकॉज ऑफकोर्स जब भाव इतना गिर जाता है तो पी तो नीचे आ ही जाता है। अगर आप इसको 5 ईयर व्यू से देखेंगे तो काफी नीचे है पी। 1 ईयर व्यू में इसलिए नहीं क्योंकि स्टॉक गिरता जा रहा है, इसलिए 1 ईयर व्यू उतना रेलेवेंट नजर नहीं आता। मेन चीज 3 ईयर है, जब से आईपीओ खुला है तब देखोगे तब से ये काफी नीचे की तरफ आपको मिल रहा है। पहले ये ट्रेड कर रहा था लगभग 30 या 25 के आसपास। तो स्टॉक पी नीचे की तरफ है, प्लस प्रॉफिट्स भी कम है, इसलिए भी पी आपको ज्यादा लग रहा है। जब प्रॉफिट आता है तो पी नीचे चला जाता है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनली काम करता है। आरओसी 14.1% है, आरओई 13% है, ठीक ठाक है, बहुत शानदार नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.40 है। कंपनी में थोड़ी बहुत डेट है, हम वो आगे डिस्कस करेंगे इनकी बैलेंस शीट में। प्लेज परसेंटेज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 0.40। मतलब जो प्रमोटर है उन्होंने 1% से कम का जो शेयर है अपने प्लेज करे हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 0.40% शेयर ही प्लेज किया हुआ है, इतना बड़ा रेड फ्लैग ये है नहीं। अगर ये वैल्यू 5% या 10% के आसपास है तो ज्यादा बड़ा रेड फ्लैग नजर आता है वहां पे। बात करें इनके प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप नजर डालोगे 2021 में कंपनी ने 11.84% की ग्रोथ दिखाई थी, जबकि कोविड ईयर था, उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई। 2022 के अंदर 52%। ये 2 ईयर आपको ग्रोथ में इसलिए नजर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है वो काफी अच्छा कर रहा था, सभी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर दवाइयां काफी ज्यादा बिक रही थी, तो ये ग्रोथ आपको वहां इसलिए काफी अच्छी नजर आई। 2023 के अंदर इन्होंने डी ग्रोथ किया, 8.08% से इनकी जो ग्रोथ है वो कम हुई, और उसके मल्टीपल रीजन है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे इनके मार्जिन पे नजर डालोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मार्जिन जिससे पैसा बनता है, 27% का मार्जिन करने वाली कंपनी का मार्जिन 18% पे आया 2022 में, और 2023 में गिर के 13% हो गया। और अगर जून रिजल्ट पे नजर डालोगे तो 12% का मार्जिन इन्होंने किया है, ठीक है। यहाँ पे 12% दिख रहा है, तो इन्होंने 22 में भी 12% किया, 23 में भी 12% जून में इन्होंने मार्जिन किया था। तो मार्जिन काफी कम है इनका अभी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप कंपेयर करोगे इनको इसी के मार्जिन से। तो एक रीजन ये भी है स्टॉक में गिरावट आ रही है, क्योंकि मार्जिन गिरता है तो प्रॉफिट अपने आप यहाँ पे कम होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से जो अर्निंग पर शेयर है वो गिर जाता है। मतलब 51 का ईपीएस यहाँ पे है, 42 का ईपीएस यहाँ पे है, 32 का ईपीएस यहाँ पे है। तो 42 का ईपीएस जब था 2021 में, तो स्टॉक पर आप देख सकते हो कहाँ पे था, जब उसका आईपीओ आया था काफी अच्छे भाव पे था, मार्केट में कहीं ना कहीं कोशिश करी सस्टेन करने की, लेकिन फिर गिरता चला गया। क्यों? क्योंकि मार्जिन गिरे, साथ साथ में प्रॉफिट गिरा, और रेवेन्यू भी गिरा, तीनों ही चीजें गिरती चली गई। और अगर इनके बैलेंस शीट पे नजर डालें तो बैलेंस शीट में आप देखोगे जो इनके रिजर्व्स है वो काफी हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। एवरी ईयर कंपनी अपने रिजर्व्स को इंक्रीज कर रही है, 662 करोड़ के रिजर्व्स इनके पास अभी हैं। बोरोइंग्स पे अगर नजर डालोगे तो कंपनी ने अभी 363 से कम करके बोरोइंग्स 274 करोड़ पे ले आए हैं। इन्होंने कुछ बोरोइंग अपनी लॉन्ग टर्म की पे करी है, कुछ बोरोइंग शॉर्ट टर्म की पे करी है, दोनों ही नंबर यहाँ पे कम हो गए अगले साल में। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। फिक्स एसेट्स कंपनी के एवरी ईयर इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और CWIP मतलब जिससे कंपनी अपने प्लांट को इंक्रीज करती है, एक्सपैंड करती है, कैपेसिटी को बढ़ाती है, वो एवरी ईयर यहाँ पे देख रहे हो आप इंक्रीज कर रहा है। मतलब इंक्रीज इन द सेंस एवरी ईयर कंपनी पैसा यहाँ पे खर्च कर रही है, अपने कैपिटल को खर्चा कर रही है अपने प्लांट को बढ़ाने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। और तभी इनके जो आप फिक्स एसेट्स देख रहे हैं ये एवरी ईयर इंक्रीज भी करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जो ये प्लांट यहाँ लगाते हैं वो नेक्स्ट ईयर या जब भी वो
गो लाइव होता है या कमर्शलाइज होता है, वो फिर इनके फिक्स एसेट्स के अंदर जाके ऐड हो जाता है। और इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया भी है कि लगभग 450 से 500 करोड़ ये कैपेक्स में खर्च कर रहे हैं, जो कि आने वाले 4 से 5 साल में जाके कहीं बेनिफिट देगा इन कंपनी को प्रॉपरली। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। बात करें इनके इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की, तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखो दिसंबर 2020 में 42% का शेयर था प्रमोटर के पास, और ये शेयर यहाँ से घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और 37.90 पे आ गया। मतलब एवरी क्वार्टर कोई ना कोई प्रमोटर इसमें अपना स्टेक सेल कर देता है। ठीक है? प्रमोटर्स जो है वो बहुत सारे हैं, और जितने ज़्यादा प्रमोटर होते हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इनको ये सस्ते भाव के अंदर शेयर मिल जाता है जब कंपनी शुरुआत के दिनों में होती है। ठीक है? ₹10 ₹20 के भाव पे इनको शेयर मिल जाता है, उस टाइम पे लोग खरीद लेते हैं बल्क में, और खरीदने के बाद में फिर जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो बेचने लगते हैं, और अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है। जैसे-जैसे स्टॉक चलता है वैसे-वैसे प्रमोटर कोई ना कोई इसके अंदर सेल करता है, इसीलिए आप देख रहे हो ये नंबर कम होता जा रहा है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इस कंपनी के लिए। दूसरी चीज़, एफआईआई के पास में जो स्टेक था ये 1% 2% का, एफआईआई ने लगभग अपना स्टेक सारा बेच दिया है, थोड़ा-सा रह गया है यहाँ पे, ये लोग भी मुझे लगता है आगे जाके बेच ही देंगे। पब्लिक के पास जो 52% का स्टेक था वो अब लगभग 60% का आ गया है। कुछ इसमें एचएनआई कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, जिनके पास में स्टेक है, जिन्होंने अपना स्टेक होल्ड किया हुआ है काफ़ी टाइम से, आप देख सकते हो। कुछ लोगों ने तो बकायदा यहाँ देख रहे हो इंक्रीज़ भी किया अपना स्टेक, उनकी अच्छी कन्विक्शन है इसके अंदर। तो हो सकता है उनको कुछ ना कुछ पता हो कंपनी के बारे में इंटरनली, या मैनेजमेंट की तरफ से कोई उनको इन्फॉर्मेशन हो, इसीलिए अपना उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया। लेकिन नोट करने की चीज़ है, प्रमोटर यहाँ पे खुद ही बेच रहा है। तो इतना कुछ पॉजिटिव उसके अंदर फिर रह जाता नहीं है, ठीक है? बात करते हैं कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल की, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेजर मेजर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो आपको पता होने चाहिए फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और ये इनकी लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल है जो कि अगस्त मंथ में हुई थी, 16 को। और यहाँ पे कंपनी ने जो चैलेंजेस बताए, सबसे पहला चैलेंज तो जो इन्होंने बताया कि डिक्लाइनिंग प्राइसेस, हाइटेंड कंपटीशन स्पेशली फ्रॉम चाइना, एक्सेलरेटेड इकोनॉमी ओपनिंग। अब काफी लोगों को मालूम होगा जो लोग मेरी वीडियोस पहले भी देख चुके हैं, जैसे मैंने बोरोसिल वाला वीडियो बनाया था, रिन्यूअल बोरोसिल वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है, और इकोनॉमी ओपन करने की वजह से चाइना अपना जो भी मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपनी प्लांट्स के अंदर वहां चाइना में, वो बाकी की कंट्रीज के अंदर काफी अग्रेसिवली सेल कर रहा है। तो इंडिया के अंदर भी वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो केमिकल्स ये लोग बना रहे हैं, वो केमिकल्स काफी सस्ते भाव में कंपटीशन दे करके हमारे इंडियन प्लेयर्स को सस्ते भाव में बेच रहे हैं। तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज, एक तो वो डिमांड भी खत्म कर रहे हैं क्योंकि लोग चाइना से खरीद रहे हैं। दूसरी चीज, वो प्राइस भी कम कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से वो लोग जो है एक इम्पैक्ट दे रहे हैं कंपनीज को। और सेम चीज बोरोसिल रिन्यूअल में हुई थी, जो वो लोग ग्लास पैनल वहां बनाते थे उसको भी वो लोग डंप कर रहे हैं इंडिया में। तो सेम वहां पे भी प्राइसिंग प्रेशर था, तो वो एक अलग डिस्कशन है, बट स्टिल आपको पता होगा वो चीज का। और एक और इम्पैक्ट जो सबको पता ही है, वो है हाई इन्फ्लेशन, रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑफकोर्स जब रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो वो लोग जो है प्रोडक्शन कम करते हैं, क्योंकि डिमांड उतनी रह नहीं जाती। जब डिमांड नहीं रहेगी तो केमिकल क्यों खरीदेंगे, जब केमिकल नहीं खरीदेंगे तो वेलेंट ऑर्गेनिक बेचेगा किसी को, तो वहां से भी एक डिमांड इम्पैक्ट रहता है। तो इसलिए इनकी इन्वेंट्री में थोड़ा लॉसेस रहे, डिटोरिएशन आया इन्वेंट्री के अंदर। तो वो एक इम्पैक्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से। कुछ इम्पैक्ट इनको फार्मास्यूटिकल की तरफ से है, कुछ इम्पैक्ट इनको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की तरफ से। तो हर तरफ से इनका जो बिजनेस है वो थोड़ा-सा इम्पैक्टेड है। एक पॉजिटिव पॉइंट जो कंपनी ने बताया यहाँ पे, इन्होंने लास्ट ईयर अपना एक प्लांट है जो इन्होंने कमर्शियलाइज़ किया था, कमर्शियलाइज़ मतलब स्टार्ट किया था, रनिंग में शुरू किया था, वो है इनका 2.2 मेगावाट का विंड पावर प्लांट है, जो कि रिन्यूएबल पावर बनाएगा, मतलब बिजली बनाएगा वो प्लांट। और उसका जो एक बेनिफिट है प्रॉफिट्स के अंदर, जो क्वार्टरली आपको नज़र आएगा, वो आएगा 2024 क्वार्टर 2 के बाद से। तो क्वार्टर 2 अब एंड हो गया, अब देखते हैं इनका रेवेन्यू कैसा आता है। तो वहाँ पे होपफुली हो सकता है इनका रेवेन्यू थोड़ा-सा बढ़ता हुआ नज़र आए। उसमें देख सकते हैं, लेकिन इतना कोई ज़्यादा उम्मीद मुझे है नहीं उससे। वो इसीलिए क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद ही बोला है कि ये लोग डीग्रोथ करेंगे लगभग 5 से 10% की। और डीग्रोथ वाला सवाल देखो ऐसे आया कि यहाँ पे इनसे पूछा गया कि आप मार्जिन्स कैसे इंप्रूव करोगे, आगे जाके जो चैलेंजेस है, किस तरीके से कंपनी उसको आगे जाके डिमांड को इंक्रीज करता हुआ देखती है। तो इन्होंने यही बताया कि जो मार्केट है वो किस तरीके से टर्न अराउंड होगा, वो आगे कुछ पता नहीं है इनको अभी भी, क्योंकि ऑफ कोर्स काफी सारे चैलेंजेस हैं। जो मेन चीज जो देखने को मिली है वो ये है कि जो इनके मार्जिन्स हैं वो ज्यादा इंप्रूव होते हुए नजर नहीं आते। लगभग वो 12 से 16% के बीच में ही रहेंगे। 16% इन्होंने अभी किया है पूरे साल में पिछले वाले, और 12% अभी जून में किया है। तो देखो वो 12 से 16% रहेंगे, तो इसलिए मार्जिन कुछ इंप्रूव नहीं होते कोई खास। दूसरी चीज, जो रेवेन्यू इन्होंने पिछले साल किया था उसके कंपैरिजन में कंपनी 5 से 10% रेवेन्यू कम करेगी। मतलब 800 साढ़े 800 के लगभग ये लोग रेवेन्यू करेंगे। 1000 करोड़ पिछले साल किया था। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट क्लियरली यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि मैनेजमेंट खुद ही कह रहा है कि हम डीग्रोथ करेंगे। तो फिर शेयर होल्डर का क्या ही भरोसा रह जाएगा कंपनी के ऊपर। शेयर होल्डर इस स्टॉक को यहाँ पे क्यों ही होल्ड करेगा। ठीक है, जो थोड़ा बहुत लॉस में को बेच के निकल जाएगा, जिसका ज्यादा लॉस है उसकी बात अलग है, लेकिन जिसका थोड़ा बहुत लॉस है वो तो बेच के निकल ही जाएगा। और रखना भी क्यों है ऐसे स्टॉक को, जब वहां मैनेजमेंट खुद ही कह रहा है कि लॉस होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत देखो एक प्रॉब्लम समझ में आती है कि चलो कंपनी जो है बुरे दौर से गुजर रही है, हमें उसके साथ बने रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पे जो प्रमोटर है खुद ही अपना स्टेक सेल करते जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, मार्जिन में कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं है। तीसरी चीज,
जो इनकी डी ग्रोथ है एक तो वो हो ही रही है, प्लस इनके लास्ट ईयर एक प्लांट है इनका सालिग्राम गुजरात के अंदर, उसमें आग लग गई थी, तो वो आग लगने की वजह से भी प्रॉब्लम हुई कंपनी के अंदर, ठीक है, उसमें भी थोड़ा खर्चा वर्चा आया, तो नेट नेट थोड़ा सा इंपैक्टेड बिजनेस है। और जो केपेक्स वाला पॉइंट मैंने आपको बताया वो आप देख सकते हो यहाँ पे, कंपनी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है वो 4 से 5 साल करेगी, कितना कैपेक्स करेगी, 450 से 500 करोड़ के आसपास। तो बेनिफिट जो है आपको 450 से 500 करोड़ का वो आने वाले क्वार्टर्स या आने वाले सालों के अंदर नजर आएगा, जैसे जैसे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता जाएगा, जो प्लांट कमर्शियलाइज होते जाएंगे, स्टार्ट होते जाएंगे, वो इनके रेवेन्यू में नजर आएंगे। तो नेट नेट देखो यही पूरी कॉन कॉल है, ज्यादा कुछ पॉइंट्स इसमें अब है नहीं डिस्कस करने के लिए, जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता ही दिए कि कंपनी जो है खुद ही डीग्रोथ की बात कर रही है। दूसरी चीज यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम वाली ये भी बात है कि जो इनके प्लांट में आग लग गई वो कंपनी कैसे न कैसे करके उसको थोड़ा सा रिकवरी की तरफ ला रही है। इन्होंने इनके पास में एक जमीन थी गुजरात के अंदर, वो जमीन इन्होंने सेल कर दी अपनी सब्सिडरी को। तो एक क्वेश्चन देखो वो भी नजर आता है कि जो जमीन इनके पास थी ये वहां प्लांट लगाने वाले थे, इनका खुद का प्लान था, फिर उन्होंने वो अपनी सब्सिडरी को सेल कर दी। नो डाउट वो बेनिफिट करेगी, तो ऑफकोर्स उसका बेनिफिट वेलिएंट ऑर्गेनिक्स को ही आएगा, बट स्टिल मैनेजमेंट का जो एक स्ट्रैटेजी है ना वो कहीं ना कहीं ट्रैक पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर जो पुरानी वाली आप पढ़ोगे उसमें जो एक गाइडेंस दी थी वो जबकि ग्रोथ की दी थी 5-10% की, अभी डी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा मिसमैच नजर आता है। प्लस सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं 12 बार 3 बार शायद बोल चुका हूँ वो ये है कि प्रमोटर अपना स्टेक ग्रेजुअली सेल करता चला जा रहा है, बस ये एक प्रॉब्लम है। और अगर आप इनके चार्ट के नजर डालेंगे तो जिन्होंने देखो ऊपर खरीदा है जो आईपीओ में थे, ठीक है, जिन्होंने अभी भी लॉस जिनको हो रहा है, ऑफकोर्स लॉस तो हो ही रहा है, आपने ऊपर खरीदा है तो अब यहाँ बेच के कोई फायदा नहीं है, 70% लॉस आप पहले ही ले चुके हो, बुल रन का समय है, स्टॉक को होल्ड करो, एक आधा क्वार्टर अगर अच्छा आ गया तो रिकवरी के अंदर आप कहीं ना कहीं आप अपना भाव लेके निकल सकते हो ठीक ठाक लेवल पे, या थोड़ा लॉस कम करके निकल सकते हो पहली बात। और थोड़ा रिकवर करेगा तो हो सकता है आगे जाके और रिकवर कर जाए, अगर एक क्वार्टर दो क्वार्टर अच्छे आगे तो। क्यों? क्योंकि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया, चाइना ने थोड़ा सा, अगर हमारी गवर्नमेंट ने चाइना का जो डंप वो लोग कर रहे हैं थोड़ा उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर लगा दी तो वहां से भी बेनिफिट आएगा, प्लस इनके जो केपेक्स है वो शुरू हो जाएगा तो वहां से जो इनकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें कैसे प्ले आउट होंगी वो सब आगे जाके देखने को मिलेगा, लेकिन एक टर्न अराउंड कंपनी है, ठीक है। टर्न अराउंड कंपनी के अंदर ये होता है कि 1-2 साल निकल जाते हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद वो अच्छा करती है। मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नजर आती है इसके अंदर, वो ये है कि ये बहुत सारे प्रमोटर्स हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रमोटर के अंदर होता है ना, बहुत सारा दिमाग होता है, हर एक बंदा अलग अलग बात करता है, अलग अलग इश्यूज लेकर के आता है, ठीक है। कोई कोई सेल करता है तो भाव नीचे आता है, तो अगर ये मैनेजमेंट ड्रिवन कंपनी हो जाए तो ज्यादा ईजी हो जाए, जैसे आईसीआईसी बैंक ट्रेड करता है, जैसे आईटीसी काम करता है, तो वहां पे प्रमोटर्स नहीं होते हैं, वहां पे मैनेजमेंट होता है जो कि प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, तो वो कंपनी को थोड़ा सही तरीके से ले जा सकता है आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़े इश्यूज हैंगे। तो इसीलिए जो लोग ऊपर हैं वो लोग इसको होल्ड करें, टर्न अराउंड होगा, आपका भाव आ जाएगा। जिन्होंने थोड़ा बहुत लॉस है, जिनको कोई और बेटर कंपनी मिल रही है, आप निकल सकते हो, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल की। जो लोग एवरेज करने की सोच रहे हैं, जिनको लगता है कि वो 3-4-5 साल होल्ड कर सकते हैं, वो बिल्कुल एवरेज करें, लेकिन अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो आप इसमें एवरेज मत करो, इससे अच्छा आप बुल रन में किसी और अच्छी कंपनी में पैसा लगा लो, आपका पैसा वहां बन जाएगा। और जो फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहा है, सेम बात, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, 3 साल अगर आप होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। ये यहाँ से हो सकता है 1800-2000 का भाव इजीली 3-4 साल में आ जाए, वो इसीलिए क्योंकि टर्न अराउंड होगा जब कंपनी के अंदर। टर्न अराउंड का मतलब ये है जब इकोनॉमी सपोर्ट करेगी इसको तो ऑटोमेटिकली इसके मार्जिन बढ़ेंगे, इसका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, प्लस कंपनी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है उन चीजों में आपको बेनिफिट होती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए 2-3 साल तो लेकिन लगेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं अभी, थोड़े चैलेंजेस हैं अभी, बट एज सच ज्यादा लॉस में बेच के कोई फायदा नहीं है और ज्यादा लालच करके भी कोई फायदा नहीं है। आप एक कैलकुलेटिव डिसीजन लो अपना खुद का, जो भी आपको समझ आए, क्योंकि मैं आपको रिकमेंडेशन दे नहीं रहा हूँ, मेरी तरफ से ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। और देखो यहाँ पे स्टॉक कहीं मुझे बॉटम आउट होता हुआ नजर आता है, क्योंकि हर बार देखो ये स्टॉक थोड़ा ऊपर बढ़ता है फिर नीचे की तरफ बहुत तेजी से आता है, ठीक है। अभी ये थोड़ा साइडवेज थोड़ा ज्यादा जा रहा है, थोड़ा रिकवर किया है, उसके बाद गिरा नहीं है अपने इस वाले लेवल से, अगर नीचे आ गया तो फिर आपको थोड़ा नीचे जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर साइडवेज जा रहा है तो ये एक पॉजिटिव चीज है स्टॉक के लिए। अगर कंसोलिडेट करेगा तो ठीक ठाक रिजल्ट आते ही क्वार्टर का ऊपर की तरफ जाएगा। बाकी इस साल बहुत ज्यादा चमत्कार होता हुआ नजर मुझे नहीं आता, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद बोला 5-10% की डी ग्रोथ होगी, तो मैं कहता हूँ 5-10% की डी ग्रोथ अगर ना भी हो, सेम रेवेन्यू भी आएगा अगर, तो मार्जिन की वजह से हो सकता है ईपीएस इतना ग्रो ना करे। तो नेट नेट देखो यही है पूरा एनालिसिस इस कंपनी का। आपको अगर वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका क्या व्यू है स्टॉक से रिलेटेड वो भी जरूर शेयर करें, और आपको क्या लगता है ये स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा वो भी जरूर शेयर करें हमारे साथ। आपका कोई क्वेश्चन हो वो लिखना, हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे आगे, आपको जरूर मैं आंसर करूंगा उस क्वेश्चन के ऊपर भी। आप अगर बुलरन के अंदर और भी अच्छी कंपनीज देख रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाई है जो मुझे लगता है आगे जाकर के अच्छा परफॉर्म कर सकती है वो कंपनीज, जैसे कि एसपी अपैरल, एंजल वन एंड 5 पैसा, सेंचुरी प्लाईवुड, वरुण बेवरेजेस, रेमंड लिमिटेड, पीएसपी प्रोजेक्ट, ग्रेविटा, डीसीएक्स सिस्टम्स, ब्रिटानिया, मिसिस बेक्टर फूड्स, मैपमा इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम, सोना कॉमस्टार, एफले इंडिया। तो ये कुछ अच्छी कंपनीज है जिनको आप कंसिडर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में एज एजुकेशन पर्पस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।